इस रुझान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज अति हर्ष की बात है कि हमारे साथ हमारी स्नेही बहन कल्पना बहन ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से जुड़ी है इस रुझान कार्यक्रम में। आपको जानकर बहुत हर्ष होगा कि कल्पना बहन स्पिरिचुअल काउंसलर हैं और स्पिरिचुअलिटी और वेलबींग डिपार्टमेंट की एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। माउंट आबू में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में आप सीनियर राज योगा टीचर के रूप में सेवारत है। आपने पिछले 28 वर्षों से अपनी अमूल्य सेवाएं समर्पित रूप से दे रही हैं और 35 सालों से आप ईश्वरीय संस्थान से जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारी अति स्नेही बहन कल्पना बहन से। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलकर। जब भी कभी हम जिन बहनों से मिलते हैं तो हम दिल से बात करते हैं, क्योंकि हम सभी एक ही नाव के सवार हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, एक जैसी दिनचर्या को फॉलो करते हैं, एक जैसे विचार है हमारे, एक जैसा रहन सहन है और एक जैसे ही प्रॉब्लम्स भी है, समस्याएं भी है, जिसको हम फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे हमेशा खुशी होती है जब मैं अपनी बहनों से मिलती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ और मेरी और उनकी, हम सब की जो भी ऑब्स्टिकल्स है, हर्डल्स है, उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि उनको कैसे पार करना है। तो पिछले 2 साल से हम सब की जीवन बदल गई है। हम ब्रह्मा कुमारीज में रहते हैं, चाहे सरेंडर है, चाहे एक स्टूडेंट की तरह से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे दुनिया के जीवन बदल गए हैं, वैसे हमारा भी जीवन उसी हिसाब से बदल गया है। बदल क्या गया है हमारे जीवन में? तो पहले हम बहुत ज्यादा सेवाओं में बिजी होते थे, अब सेवाएं थोड़ी सी कम हो गई हैं, हमें थोड़ा टाइम मिलने लगा है और वो टाइम हम अपने ऊपर ध्यान देने में, खुद को जानने, समझने और खुद के लिए कुछ करने के लिए बिता सकते हैं। ऐसा टाइम आ गया है। कुछ बहनें कह सकती है कि हम लॉकडाउन के बाद और ज्यादा बिजी हो गए हैं। कुछ बहनें ये भी कह सकती है कि हम फ्री हो गए हैं, सेवाओं का स्वरूप बदल गया है। मुरली हम लोग ऑनलाइन सुनाते हैं तो उसमें बिजी हो गए। पिछले 5 सालों से काउंसलिंग की सेवाएं कर रही हूँ। ग्लोबल हॉस्पिटल में अलग सा डिपार्टमेंट बना है, आप कभी आओ तो विजिट जरूर करना, आपको देखने को मिलेगा। तो उस दौरान बहुत सारी बीमार फिजिकली और मेंटली बहनों से मुझे मिलने का मौका मिला। वैसे तो बाहर के नॉन बी के पेशेंट्स भी आते हैं, लेकिन स्पेशली मैं इंटरेस्टेड होती हूँ अपनी बहनों से मिलकर, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्या को सुनकर उसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की हेल्प कर रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए हम बहनों को, ताकि हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकें। तो आप सभी जानते हैं कि WHO ने मेंटल, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग को हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ का डेफिनेशन दिया है। मतलब हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहे और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे। तो ये 4 आयाम है हमारे स्वास्थ्य के, जिसके कुछ निशानियां हैं कि हम स्वस्थ है, उसकी निशानी क्या है। लेकिन जो मुझे महसूस होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना किसे कहते हैं, उसकी निशानी क्या है? सबसे पहले मैं अपने आप में खुश रहूंगी। जो भी मैं दिनचर्या को फॉलो कर रही हूँ, अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक, मैं खुद के पुरुषार्थ से, खुद के व्यवहार से, खुद की बातों से, खुद के एग्जिस्टेंस से
मैं खुश रहूंगी और संतुष्ट रहूंगी। ये मानसिक स्वास्थ्य की पहली निशानी है। फिर मानसिक स्वास्थ्य की निशानी क्या है कि मेरे मन में नकारात्मक और व्यर्थ विचार नहीं चलेंगे, बल्कि मैं हमेशा अपने विचारों में सकारात्मक पॉजिटिव रहूंगी, आशावादी रहूंगी और हर चीज को समझते हुए दो शब्द हमारे जीवन में है, अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हम अपने आसपास के लोगों को, अपनी आसपास की परिस्थितियों को और हम जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग के खेल में चलते हैं। अगर मैं हमेशा आजकल लॉकडाउन के दौरान मैंने थोड़ा चिंतन किया, तो हम सभी बहनों ने जो हम काउंसलिंग के सेवा में एक साथ जुड़ी हुई हैं, हम सभी ने एक बात को महसूस किया कि इफ यू अंडरस्टैंड देन यू आर हैप्पी एंड इफ यू मिसअंडरस्टैंड देन यू आर अनहैप्पी। If you understand, then you are comfortable with your life. If you misunderstand, then you are uncomfortable, discomfortable in your life. तो हमारी लाइफ का जो भी डिस्कम्फर्ट है वो मेरी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। इस बात को समझना मुझे बहुत जरूरी है। तो मुझे जितना ज्यादा मैं खुद के साथ जुड़ती जाऊंगी, खुद को अंडरस्टैंड करती जाऊंगी, खुद को एक्सप्रेस करने के तरीकों को डिसाइड कर लूंगी, उतना ज्यादा मैं मन से स्वस्थ और शांत रहूंगी। कल आशा दीदी हमारे पास आए थे क्लास करने के लिए, तो एक बात उन्होंने कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपके पास एक सेवा केंद्र है या 10 है, 4 है या 400 है, आपके स्टूडेंट कितने हैं, 100 है, 200 है या 1000 है, इससे ज्यादा मायने रखता है कि आपकी स्थिति कैसी है। आप अगर शांत, संतुष्ट और कंफर्टेबल है अपने जीवन में, निश्चिंत है, तो वो स्थिति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने पिछले 2 साल में अपने आप को चेक किया होगा कि छोटी या बड़ी बातों में हमारी स्थिति कहाँ कहाँ डगमग होती है, हम कहाँ कहाँ डिस्टर्ब होते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है कि मेरी स्थिति, मेरी अवस्था हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ शांत और स्थिर रहेगी। शांत अर्थात पीसफुल और स्थिर अर्थात स्टेबल। ऊपर नीचे अगर मेरे मन की स्थिति का ग्राफ है तो मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ, स्वस्थ नहीं हूँ। और क्या होता है कि अगर ये मन की अस्वस्थता बहुत लंबे समय से चली आती है, साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, जितने साल से आप सेवा केंद्र पर रह रहे हैं, अगर उतने समय से मेरे मानसिक अवस्था में ये उतार चढ़ाव आ रहा है, डिस्टर्बेंस है, तो मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ और मुझे डिप्रेशन की बीमारी, एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये निशानियां मुझ में देखने लगेगी। अब मानसिक रूप से अस्वस्थ होते 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 ये एक्यूमुलेट होता जाता है, स्ट्रेस सारा एक्यूमुलेट होता जाता है और धीरे धीरे हम उदासी में चले जाते हैं। शुरुआत होती है उदासी, दूसरी बात आती है निराशा। मैं निराश होने लगती हूँ हर बात में, मुझे कोई होप नजर नहीं आता है, डिस्कम्फर्ट शुरू होता है, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं आता, अकेले रहना पसंद आता है, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, खाने के ऊपर मेरा मन नहीं होता है, मुझे बीमार महसूस होने लगता है, बात करने का मन नहीं करता है। ये मन की अस्वस्थता और डिप्रेशन की तरफ ले जाने वाली स्थिति का चिन्ह है। तो मैं धीरे धीरे उदासी से होते हुए, निराशा से होते हुए होपलेस होती जाती हूँ और धीरे धीरे डिप्रेशन के खाई में गिरते जाती हूँ। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना मेरे हाथ में है। कैसे बनाए रख सकते हैं? तो जैसे हम ब्रह्मा कुमारियां सारे विश्व को पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाती है कि हमें पॉजिटिव रहना है, तो क्या अपने आप से पूछे कि हम हर हाल में अपने जीवन में, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति में क्या पॉजिटिव बने रहते हैं? कि क्या मैं पॉजिटिव लेती हूँ हर बात को अच्छी तरह से समझ कर, उसे अंडरस्टैंड कर, उसका पॉजिटिव मीनिंग ही लेती हूँ?
तो यहाँ पर हम आपको विचारों के 5 क्राइटेरियाज बताने वाले हैं कि उन क्राइटेरियाज पर अपनी थिंकिंग को हम चेक कर लें। मेडिटेशन जो है, राजयोग मेडिटेशन में जिसकी शुरुआत होती है सोच से, थिंकिंग से होती है, तो थिंकिंग के 5 क्राइटेरियाज को हमें अपने आप में चेक कर लेना चाहिए। पहला है पॉजिटिव, थॉट्स मेरे, विचार मेरे पॉजिटिव हो। दूसरा है पावरफुल, विचार केवल पॉजिटिव होकर नहीं चलता है, लेकिन उसे पावरफुल होना भी जरूरी होता है। तीसरा है क्रिएटिव, मेरी सोच हमेशा क्रिएटिव होनी चाहिए, कुछ अलग, सब लोग जो कर रहे हैं उससे कुछ अलग मैं कर सकूं, तो क्रिएटिव सोच। चौथा क्राइटेरिया है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब हमें पता है, जिस सोच के साथ मेरा या किसी और का किसी भी प्रकार का नुकसान हो उसे डिस्ट्रक्टिव सोच कहा जाता है। तो मेरी सोच क्या कंस्ट्रक्टिव है? और 5वां क्राइटेरिया है, क्या मैं सिस्टमैटिक सोच पाती हूँ? सिस्टमैटिक, जिस समय जो सोचना चाहिए उसका क्लियर पिक्चर मेरे माइंड में रहता है। कोई भी काम करना है, किसी से भी बात करना है, क्या मैं सिस्टमैटिकली सोच पाती हूँ? तो ये 5 क्राइटेरिया हमारे थॉट्स के हैं। अगर हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को इन 5 ही क्राइटेरिया पर चेक कर ले तो हमें पता चलेगा, कभी पॉजिटिव होते, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा है स्वास्थ्य, फिजिकल स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य की 3 पिलर्स हैं, उनको हमें चेक करना है। शारीरिक स्वास्थ्य के 3 पिलर्स कौन से हैं? और जिसको शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उसका आधार है, सबसे पहला है बहुत अच्छी नींद। हम ब्रह्मा कुमारी बहनों में मैंने देखा है, वैसे तो एज के अकॉर्डिंग हमारे नींद का स्पैन कम या ज्यादा होना चाहिए। हमारी एज के जो भी बहनें हैं जो 30 से लेकर 50 इयर्स की एज तक है, उनको रात में एट अ स्ट्रेच कम से कम 6 घंटे की नींद एट अ स्ट्रेच होनी चाहिए। मैं जो कह रही हूँ उस बात का अर्थ समझ लीजिए कि रात में 6 घंटे एक साथ नींद आपकी हो जानी चाहिए और दोपहर में आधा घंटे का कंप्लीट नींद होना जरूरी है। अगर रात में 6 घंटा, रात में अगर 7 घंटे या 8 घंटे की नींद है तो दोपहर में सोने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या मेरी नींद गहरी है और अच्छी नींद मुझे आती है तो मैं फिजिकली स्वस्थ रह सकती हूँ। दूसरा आधार है फिजिकल हेल्थ का, वो है डाइट। हमारी डाइट के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हम सात्विक आहार तो लेते हैं, परंतु बहुत ज्यादा ऑयली और बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन हम खाते हैं बजाय कि न्यूट्रिशंस के। तो न्यूट्रिशियस भोजन में क्या आता है कि सलाद ज्यादा हो, कच्चा भोजन ज्यादा हो, पका हुआ कम हो, और हर बार हम थोड़ा खाएं, ज्यादा ना खाएं। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन डाइट हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं देखती हूँ कि हमारी बहनें जो 30 से 50 एज की है उनमें ज्यादा वेट नहीं है, वो कम है, लेकिन उसके बाद की जो बहनें मैं देखती हूँ उनमें वेट ज्यादा है। तो अगर मेरा वेट ज्यादा है तो मैं बीमारियों का घर बन जाती हूँ। इसलिए मुझे अपने वेट को कंट्रोल में रखना ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस होना चाहिए, और उसके लिए हर बार मुझे बहुत ज्यादा खाना नहीं लेकिन कम खाना। तो फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट का ध्यान रखें, नींद का ध्यान रखें, और तीसरी चीज है फिजिकल फिटनेस के लिए, वो इम्पोर्टेंट चीज है, वो है एक्सरसाइज। अभी हमने पिछले 2 सालों में प्राणायाम और एक्सरसाइज का महत्व समझा है एक्टिवनेस के लिए और आपके लंग्स की कैपेसिटी के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो एक्सरसाइज मुझे 1 से 1.5 घंटे की एक्सरसाइज में 15 से 20 मिनट का प्राणायाम होना चाहिए,
और उम्र के हिसाब से योगासन या विगरस एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, बट योगासन हम सब के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें हम बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को पेन भी नहीं देते हैं, अच्छी तरह से अपनी बॉडी को टोन करते हुए फिट रख सकते, एक्टिव रख सकते हैं। तो फिजिकल हेल्थ के लिए 3 आधार बताए: नींद अच्छी, डाइट अच्छा और 1 से 1.5 घंटे की एक्सरसाइज मुझे रोज अपने लिए करनी है। इतना टाइम अगर मैं खुद के लिए देती हूँ तो अब मैं सही करती हूँ अपने साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ को हम कैसे चेक करें? तो एक प्रश्न अपने आप से पूछे कि मेरे जीवन में कितने दोस्त हैं और कितने दुश्मन हैं। अगर दुश्मन हम उनको कहते हैं जिनके साथ हमारा ट्यून जमता नहीं है, संस्कार मिलते जुलते नहीं है, चाहे हम बात करें नहीं बात करें, दूर हो नजदीक हो, उनके साथ हमारे संस्कार मिलते नहीं है, तो उनके विचार हमारे मन में सतत चलते रहते हैं। आप देखेंगे आप अपने दोस्तों को कम याद करेंगे, लेकिन अगर एक भी दुश्मन है आपका तो आपको बार बार याद आता रहेगा। तो दादी जी एक बात कहती थी कि चेक करो अपने आप को, क्या आप किसी के साथ टक्कर में आते हो? किसी भी तरह का टक्कर, संस्कारों का टक्कर, विचारों का टक्कर, बोल का टक्कर, संबंध संपर्क का टक्कर। तो अगर किसी के साथ भी आपका टक्कर है तो आप योग नहीं लगा सकते हैं, ना ही अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। और दूसरा शब्द दादी ने इंट्रोड्यूस कराया था, वो है चक्कर। किसी भी प्रकार की चक्कर में आते हो, चाहे वो बहन हो या भाई हो, अलग अलग प्रकार के चक्कर हमारे आसपास घूम रहे होते हैं और हम उनके चक्कर में फंसते रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब किसी बहन या कब किसी भाई के चक्कर में आ गए। इसका कारण है क्यों हम चक्कर में आते हैं किसी के, हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। कई बार बाबा ने मुरली में कहा है कि किसी भी व्यक्ति से आपको प्रभावित नहीं होना है, चाहे वो कितना भी बड़ा महारथी हो या कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो। हम किसी भी व्यक्ति से अगर प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हम उनके चक्कर में आ जाते हैं। पता नहीं चलता, हमारी छोटी छोटी बहनें कब किसी भाई बहन के चक्कर में आती है पता नहीं चलता है। तो इन्फ्लुएंस होने की जगह हमें क्या करना चाहिए? हमें इंस्पायर होना चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। तो आप प्रश्न पूछेंगे कि इन्फ्लुएंस में आना क्या होता है? मैं उनसे बात करूं तो ठीक लगता है, वो मुझे सोल्यूशन दे तो मुझे सही लगता है, वो मेरे से बात करे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इंस्पायर होना वो है कि वो जो कुछ कहते हैं उनको मैं अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करूं। ये है इंस्पायर होना, ना कि इन्फ्लुएंस होना। तो प्रभावित नहीं होना है, लेकिन प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी धारणाओं में पॉजिटिव चेंज लाना है। तो दादी जी के 2 शब्द हमेशा याद रखना, एक है टक्कर और दूसरा है चक्कर। अगर मैं किसी भी व्यक्ति के टक्कर में आती हूँ या चक्कर में हूँ तो मेरा सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ हमेशा गड़बड़ रहेगा। ये हम ध्यान रखें, हम डिस्टर्ब रहेंगे, डिस्कम्फर्ट हमारे जीवन में आएगा। दूसरे 2 शब्द दादी ने बताए हैं हमेशा से, जो हम अगर अपनी गांठ बांध ले तो वो हमें बहुत ज्यादा सेफ रख सकते हैं हर परिस्थिति में। तो दादी जी को हमने एक बार ऐसे ही प्रश्न पूछा था कि दादी, बाबा के साथ हम सभी संबंधों का अनुभव करते हैं, लेकिन हम कुमारी है तो उनके साथ अपना बच्चा बनाना, ये संबंध का अनुभव थोड़ा कम होता है। शारदा दीदी ने अहमदाबाद की ये प्रश्न पूछा था। दादी ने कहा कि इस जन्म में तुम माँ नहीं बनी हो, लेकिन पिछले अनेक जन्मों में माँ बनने का अनुभव है, और बाबा ने हमें जगत माता बनाया, हम अपने स्टूडेंट्स की भी माँ हैं, परंतु उस तरह की नहीं। तो ये अनुभव हमें है। तो दादी ने कहा कि शिव बाबा हमारे पति है और हमारे 2 बच्चे हैं, उन्हें हमेशा याद रखना।
और वो 2 बच्चे हैं, तो हम 2 बच्चों की माँ हैं और वो 2 बच्चे हैं शांति बेटी और धीरज बेटा। शांति बेटी और धीरज बेटा। तो अगर हम हमेशा शांति बनाए रखते हैं मन में, तो हम सबके ब्रह्मा कुमारी जीवन का जो शस्त्र है, देवियों के हाथों में 8 शस्त्र दिखाते हैं और हमारा सबसे बड़ा वेपन जो है, शस्त्र है, वो है शांति। तो शांति शस्त्र को कैसे इस्तेमाल करना है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन शांति और धीरज, पीस एंड पेशेंस, धैर्य कितना रखना पड़ता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को हासिल करने के लिए हमें कभी कभी 10-20 साल का भी इंतजार करना पड़ सकता है। जब आप इस लेवल पर आते हैं कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, कंटेंटेड है अपने पुरुषार्थ से, अपने जीवन से, अपने आसपास के लोगों से, हमें होने वाली प्राप्तियों से, हर तरह से हम संतुष्टता के लेवल तक पहुंचने के लिए इतना लंबा समय लग सकता है। तो सोशल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अगर मेरा टक्कर है तो सबसे पहले मैं उसे ठीक करने में अपना टाइम दूं, उनके साथ मैं अपना रिलेशन ठीक करूं। अगर ठीक करने का मतलब मेरा उनका कम से कम ओम शांति और मुस्कुराहट का तो रिश्ता हो, बाकी हम ज्यादा संबंध संपर्क में ना आए, परंतु ओम शांति और मुस्कुराहट के रिश्ते को मुझे हर एक के साथ बनाए रखना है। तो सोशल हेल्थ के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आती है स्पिरिचुअल हेल्थ। मुरली को सुबह ध्यान से सुनना, एकाग्रता से, एक बार पढ़ना और उसमें से जो मुख्य पॉइंट्स है उनमें से कोई एक पॉइंट को सारे दिन में प्रैक्टिस में लाना, एक ही पॉइंट। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी कैपेसिटी इतनी ही है कि मैं एक दिन में बाबा की एक ही बात को अच्छी तरह से प्रैक्टिस में ला सकती हूँ। इसलिए मैं मुरली पर अटेंशन रखती हूँ और मुरली में से एक बात, छोटी सी बात, क्योंकि बड़ी बात मैं शायद ना कर पाऊं, तो फिर मेरे पास अगर अचीवमेंट नहीं है तो मैं निराश हो जाऊंगी कि अरे मैंने ये अचीव नहीं किया। तो रोज अगर हम मुरली से एक बात प्रैक्टिस में ले आए, तब भी हमारी इतने सालों में बहुत सारी प्रैक्टिस। तो हमारा जो राजयोग मेडिटेशन है वो 2 लेवल पर चलता है, ये ध्यान रखिए। एक है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन और दूसरा है प्रैक्टिकल मेडिटेशन। हम प्रैक्टिस के लिए तो बहुत जोर देते हैं। मैं 8 घंटा योग करती हूँ, मैं अमृत वेला 2 बजे उठती हूँ और योग करती हूँ, मैं योग लगाती हूँ, ये हम कहते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लेवल पर आते हैं तब हमारा योग हमारे व्यवहार में, हमारी दिनचर्या में दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई देता है। हमारी बातचीत में, हमारे दूसरे के साथ के व्यवहार में नहीं दिखाई देता है। तो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल मेडिटेशन, राजयोग केवल बैठकर करने का योग नहीं है, राजयोग जीवन में प्रैक्टिस करने का योग है। और क्या प्रैक्टिस? बहुत सिंपल प्रैक्टिस। अगर आपने किसी को वादा किया है तो कम से कम मैं उस वादे को पूरा कर सकूं। अगर मैंने किसी को टाइम दिया है तो उस टाइम पर मैं उनके लिए हाजिर रह सकूं। जिस समय जो व्यक्ति मेरे सामने है वो व्यक्ति मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पूरी तरह से अटेंड कर सकूं, ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन है। जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ उनसे मेरा प्यार, अपनापन हो। प्यार जब हम शब्द कहते हैं तब हम आगे स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक प्यार, रूहानी प्यार को जोड़ना न भूले। हम सभी जानते हैं कि स्पिरिचुअल लव क्या होता है, रूहानी प्यार क्या होता है और फिजिकल लव क्या होता है। तो हम जिन लोगों के साथ रहते हैं सेंटर पर, उनके साथ मेरा प्यार है, अपनापन है। जब वो लोग बीमार पड़ते हैं, क्या मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। कभी कुछ गलती होती है तो क्या मैं उनको माफ कर पाती हूँ। कभी कुछ गलती होती है तो बिना डांटे, बिना गुस्सा किए मैं उनको अंडरस्टैंड कर पाती हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो ये बातें करने के लिए हमें अलग से टाइम चाहिए, लेकिन इस समय ये है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ जो हम कहते हैं ना। हम जो बोलते हैं ना, दुनिया को इतने सारे क्लासेस कराते हैं, वो हमारे जीवन में दिखाई दे।
स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल स्वास्थ्य के साथ साथ अब आता है इमोशनल हेल्थ का समय। विचारों से ही भावनाएं बनती है। मैंने देखा है पिछले 2 साल में जो अपने आप को बहुत सालों से राजयोगी या ज्ञानी कहने वाले लोग थे, जब उनके ऊपर उनको कोरोना हुआ तो उनको घबराते हुए, डरते हुए, हिम्मत हारते हुए और निराश होते हुए मैंने उनको देखा है। हम आने वाली हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करने की हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी है, ये हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। तो आपको याद आ गया होगा कि हमने किन किन बातों पर डिस्कस किया। अब मैं आपके सवालों का इंतजार करूंगी। पुरुषार्थ हमारा कर्मातीत वो अलग है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ अभी क्या कर रहे हैं, ऐसा जो मुझे महसूस हो, हाँ हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आपने अपना जीवन बाबा को दिया है और बाबा की सेवा में लगे हुए हो, सरेंडर हो, ये आपने ऋण उतार दिया बाबा का। आप बाबा के मददगार बने हो तो आपने पहले से ही ऋण उतार दिया है। दूसरा, बाबा का ऋण ही उतारना है आपको। तो अगर आप ठीक हो, आप अपनी जिम्मेदारी लो कि मैं ठीक रहूंगी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और अपने सेंटर के वातावरण को ठीक रखूंगी, अपनी बहनों को प्यार दूंगी, आपस में प्यार से रहूंगी, ये ऋण उतारने का दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि अपने संबंधों को बहुत मधुर रखो। कहते हैं दुश्मन से भी हमें वैर नहीं रखना है। अगर मेरी किसी से दुश्मनी है, आज ही खत्म कर दो, उनके साथ प्यार से रहो। और जब ये देखते हैं हम कि एक सेंटर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा सेंटर है, लेकिन उन लोगों से हम मिलते नहीं, बात नहीं करते हैं, या जब कभी मिलते हैं तो नहीं, हमारे वाइब्रेशंस एक दूसरे को पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो ये खत्म कर दो। तो आपने बाबा का ऋण उतार दिया। बाबा की डिससर्विस ना हो मेरे से और मेरे सेंटर से, अगर इतना भी हमने ध्यान रखा तो हमने बाबा का ऋण उतार दिया है। मुझे कई बार लगता है कि बाबा कुछ बोल नहीं पाते हैं। बाबा देखते हैं हम बच्चों को इस तरह की गफलत और गलतियां करते हुए, कभी कभी महसूस होता है बाबा शायद रोते होंगे और बाबा शायद आंसू बहाते होंगे कि मेरे बच्चे ज्ञान इतना अच्छा सुनाते हैं, क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल मिलाते हैं। जब मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ तो ये लोग क्यों करते हैं? ये लोग भाई बहने हैं, लेकिन आपस में प्यार से क्यों नहीं रहते हैं? शायद बाबा की आंखों में कभी आंसू आते होंगे। ये है ऋण चुकाने का तरीका। करते हैं दीदी, हमें जो समझ में आता है बाबा की मुरली अनुसार, श्रीमत अनुसार, या अपनी समझ अनुसार हमें लगता है। बट एक लगता है कि अपने से बड़े और दादियों को देखो तो वो तो बहुत कुछ किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमें देखते तो हमें लगता है हम तो कहीं भी नहीं लगते उनके आगे। जब दादियों की कहानियां सुनते हैं, अभी तो बहुत सारे अनुभव सुनने में आते हैं, मनमोहिनी दीदी का सुना, अभी दादी का रोज सुन रहे हैं, तो लगता है हम तो कहीं नहीं लगते इनके आगे। इनके त्याग, इनके तप, इनके सहन के आगे हम कहीं नहीं लगते हैं। तो लगता है क्या हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक ये पहुंचे हैं? यस, आप भक्त बन रहे हैं, आप भक्त बन रहे हैं। दादियों की कैपेसिटी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। आप बनकर रहो। हमने भक्ति में भी यही कहा, आप ये, आप वो, आप, मैं ऐसी, मैं वैसी। आप में बहुत विशेषताएं हैं, बहुत कलाएं हैं। दादियों की कैपेसिटी और मेरी कैपेसिटी अगर मैं मैच करने जाऊं तो मैं कभी बीके लाइफ में खुश नहीं हो सकती। मुझे अपने आप से ऊपर उठना है, अपने आप के साथ कंपेयर करना है। दादियों से मैंने यही कहा, हमें प्रेरणा लेनी है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इंस्पायर होना है। इन्फ्लुएंस, ये आप जैसे जो कह रहे हैं ना, दादियां इतने, अरे दादियों ने तो 80 साल बिता दिए बाबा के साथ। हमारी कैपेसिटी, हमारे कंट्रीब्यूशन, हमारी ताकत, सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानो। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे बहुत ज्यादा नहीं करना है, मुझे इंसान बनने की प्रैक्टिस करनी है। देवता हम बाद में बनेंगे, पहले इंसान बनने की प्रैक्टिस करो। हमारे पड़ोस में कोई बीमार है, नॉन बीके है, मैं उसकी मदद करने के लिए जा पाती हूँ या मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन है?
क्या मैं इंसान मानवता के धर्म को पालन कर पा रही हूँ? अब 2-1.5 साल में हमने देखा, अगर मैं इंसान बन रही हूँ तो आप ऋण चुका रही हूँ। लोग हमें देखकर कभी कभी शिकायत करते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी है, ये ब्रह्मा कुमारियाँ वैसी है, ये तो ऐसे है, इनको तो अपने नियम और धारणाओं से ही बहुत लगाव है, दूसरों को ये तुच्छ समझती है। हम इंसान बनकर रहे अपनों के साथ और नॉन वीकेस के साथ जो हमारे संपर्क में आते हैं, ये बहुत जरूरी है। दादियों ने यही किया। मैं दादियों के साथ 25-30 साल रही। मैंने दादियों को देखा, चाहे बीके हो, नॉन बीके हो, बहन हो, भाई हो, सबके साथ पहला मानवीय गुणों को उन्होंने इस्तेमाल किया, बाद में दैवी गुण। तो हम में मानवता बनी रहे, ये इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि मतलब इंसानियत हमें सबसे पहले होनी चाहिए, जैसे अभी आपने बताया। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसी आत्मा होती है जो उस चीज में विशेषता में बहुत अच्छी होती है, हम उससे सीखते भी है, लेकिन सीखने में समय लगता है हर चीज को, है ना। लेकिन वो वाली चीज उनका जो कई बार ऐसा रूप हो जाता है क्रोध का या उस चीज का, वो हम बहुत ज्यादा समय तक हमारे अंदर वो सहन नहीं कर पाते, वो सहन शक्ति नहीं आ पाती। तो ऐसे हम इस चीज को कैसे बढ़ाए कि बहुत समय तक उसको हम चला सके? आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना प्लीज। मैंने कहा कि पीस और पेशेंस हमें अपने साथ बरतना पड़ता है। सबसे पहले तो मुझे खुद से प्यार करना है। मैं, बाबा कहते हैं ना, मैं जैसा हूं वैसा मुझे समझो। तो सबसे पहले मैं क्या हूं और कैसी हूं, ये मुझे समझना होगा। मेरी क्या कमियां हैं और मेरी क्या अच्छाइयां हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ये मुझे पता हो। और मेरी वीकनेस के लिए मैं अपने आप को दोष ना दूं, मैं अपने आप को दोषी ना समझूं। वीकनेस हर एक में होती है, मुझ में भी है। तो इसको कहते हैं सेल्फ लव। मैं अपनी अच्छाइयों से प्यार करती हूँ, तो मेरी बुराइयों से के लिए मैं खुद से नफरत नहीं करती हूँ। लेकिन मैं अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमियों के लिए खुद को माफ करती हूँ और खुद को सुधारने की कोशिश करती हूँ। तो ये बात अगर हम करते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ लव। खुद से प्यार करो पहले, फिर आप सबसे प्यार कर सकोगे, सबको एक्सेप्ट कर सकोगे। खुद को एक्सेप्ट करो, मैं जो हूँ, जैसी हूँ। ठीक है, मैं बाबा की बन गई हूँ, लेकिन मुझे अपने आप पर अंडरग्राउंड में ये काम करना है, अपनी इन कमियों पर काम करना है और ऊपर मेरी अच्छाइयों का इस्तेमाल करते जाना है। पहली बात। दूसरी बात, हर किसी व्यक्ति से आप सीखने की भावना रखो कि इस व्यक्ति से मुझे मैक्सिमम सीखना है। तो हम जब दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनकी कमी कमजोरी ही हमें नजर आती है, उनकी अच्छाई, उनकी अचीवमेंट, उनकी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है, अरे इतने सालों से ये ज्ञान में चल रहे, फिर भी इनमें क्रोध है, फिर भी ये समझते नहीं है। ठीक है, वो उनकी कैपेसिटी है, उनमें वो चीज है, लेकिन मुझ में वो ना आए, ये मुझे उनसे सीखना है। तो हर एक व्यक्ति से मुझे सीखने की भावना रखनी है। तब कोई कुछ भी बोलेगा तो मुझे उसका बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, मेरी अच्छाई के लिए बोल रहे, थोड़ी देर के लिए फील होगा, बाद में मैं अपने आप को ठीक कर लूंगी। अपने आप को ये बताऊंगी कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा दोषी मत समझो। उसको कहते हैं गिल्ट फीलिंग। सारी साइकोलॉजिकल बीमारियों का जो रूट है वो है गिल्ट की फीलिंग। आज अमृत वेला में नहीं उठ पाई, सारा दिन गिल्ट में जिएंगे। मैं ये क्लास में ये बात सुनी, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मैं 8 घंटे का योग नहीं कर पा रही हूँ, गिल्ट में जीऊं। तो गिल्ट के साथ आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। मैंने 8 घंटे का नहीं किया, लेकिन मैंने 1 घंटे का योग बहुत अच्छा किया। इस बात के लिए खुद को शाबाशी दो। ओके, मैं 8 घंटे का नहीं कर सकी, कोई बात नहीं, कल मैं और ट्राई करूंगी। 1 घंटे से 2 घंटा कर लूंगी, 2 घंटे से। और 8 घंटे के योग की परिभाषा दादी गुलजार जी ने बहुत अच्छी बताई। बैठकर ज्यादा योग नहीं हो पाएगा, चलते फिरते कर्म करते योग की स्थिति में रहना, ये योग है। जैसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो टॉलरेंस पावर है हमारे अंदर, उस चीज को जैसे हम चाहते तो सभी है कि हमारे अंदर टॉलरेंस पावर और बढ़े उस चीज के लिए। चाहे हम घर में रहते हैं, चाहे हम सेंटर में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, हमें इस पावर की नॉर्मली जरूरत तो पड़ती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ
कि एक तो टॉलरेंस पावर क्या है, और टॉलरेंस पावर को हम उसकी जितनी आपकी है उसकी कैपेसिटी से आप उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम उस स्वमान में स्थित रहते हैं तो हमारे अंदर सहन शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब सहन कहाँ कहाँ करना पड़ता है? एक तो सहन शरीर के पेपर के लिए सहन करना पड़ता है, अभी आजकल वो पेपर आ रहा है, मेरी हेल्थ, वहां मुझे सहन करना पड़ता है। हेल्थ के लिए अगर हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति है, हम सोल कॉन्शियस स्टेज में है, बॉडी कॉन्शियस नहीं है, तो हेल्थ के रीजन से हमारी सहन शक्ति की परीक्षा नहीं होती है, क्योंकि हमें वो दर्द होता ही नहीं है, जो तकलीफ है वो महसूस ही नहीं होती है। दूसरा सहन शक्ति को बढ़ाने का जो तरीका है हेल्थ के साथ, वो है खुश रहना, संतुष्ट रहना, अपने आप में आप खुश रहो। खुश रहने के हजार बहाने हैं, छोटे या बड़े। खुशी जैसी खुराक नहीं कहते ना, तो वो खुशी आपको फिजिकल पेन को सहन करने में बहुत ज्यादा शक्ति देंगी। दूसरी सहन शक्ति का पेपर आता है संबंधों में, संस्कारों में। तो वहां पर आपको एक युक्ति यूज करनी है, वो है कि ये जो सामने वाली व्यक्ति है, इससे मुझे सीखना है। क्या सीखना है? अगर वो गुस्सा करती है, वो मुझे ब्लेम करती है, या वो मुझ पर आरोप लगाती है, या मेरे से ठीक से बात नहीं करती है, तो मुझे वो सिखा रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। उनके लिए दया रखनी है, दया भाव रखना है कि ठीक है बेचारी नहीं ये कर पा रही। अच्छा, इसके लिए उसको सहन करने के लिए मेरा स्वमान, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने आप को ब्लेम करती जा रही हूँ, मैं अपने आप को गलत समझ के अपने आप को ही कोसते जा रही हूँ, तो मैं उनका गुस्सा मुझे फील होगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हैं? मैं क्या ऐसे हूँ क्या? क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं? मैंने तो गलत नहीं की, ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? तो आपको पता है आपने गलती नहीं की, फिर आपको गुस्सा करने की या रोने की या फील करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो संबंधों में सहन करना पड़ता है, फिर वेदर के साथ सहन करना पड़ता है। तो अपने बॉडी और माइंड को ऐसा कंडीशन करना है कि हर परिस्थिति में मुझे फिट रहना है। तो सहन करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने आप को इन टेक्निक्स, छोटी छोटी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है। खड़ी बताती हूँ। सबसे पहला आता है सेल्फ लव। क्या आता है? सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। सेल्फ लव से बढ़ता है सेल्फ एस्टीम, एस्टीम माना स्वमान। सेल्फ एस्टीम से बढ़ता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से बढ़ता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को मैं एक्सेप्ट करने लगती हूँ जैसी हूँ वैसी। और सेल्फ एक्सेप्टेंस से आगे हम बढ़ते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ, मुझे कोई और मुखौटा चढ़ा के रहने की जरूरत नहीं है। लोगों के सामने अलग, पर्सनल हूं तो अलग, किसी के सामने अलग नहीं। मैं जो हूं जैसी हूं ऐसी हूं, मुझे कुछ एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। जब मैं जो हूं जैसी हूं वैसे ही सब जगह रहती हूँ एक्चुअल में, तो मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं मुस्कुराती हूँ, मैं हंसती हूँ, या मेरी ये बहुत अच्छी आदत है, तो ठीक है मैं उसके साथ हूँ। हाँ, कमी है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन कमी के लिए भी मैं दोष दिए बिना अपने आप को एक्सेप्ट करके उस पर काम कर रही हूँ, धीरे धीरे रहम कर रही हूँ खुद के ऊपर। ठीक है ना? तो आपको सहन शक्ति बढ़ेगी। तो आप मुझे बताओ कि हम इमोशनली अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, मतलब लोगों की किसी भी बात पे हम ऑफेंड ना हो, मतलब उस पे रिएक्ट बहुत जल्दी ना करे, या अपने आप को दुखी ना कर ले, मतलब उस चीज से रिलेटेड थॉट्स जो है हमारे, बहुत हमेशा थॉट्स पर ध्यान रखो कि मेरे थॉट्स पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो और सिस्टमैटिक हो। ये राजयोगा का बेसिक शुरुआत है। तो अगर इन 5 क्राइटेरिया पर मेरी थिंकिंग प्रोसेस चलती है तो मेरे इमोशंस जो है वो बैलेंस्ड रहेंगे, और कभी मैं
लो नहीं फील करूंगी, कभी बहुत ज्यादा हाई नहीं फील करूंगी। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस बैलेंस में रहेंगे। अब इमोशनल मैच्योरिटी को आने के लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? हर चीज, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति को पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ती है उनके प्रति। मेरे जीवन की हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर चीज और मैं खुद अपने लिए पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाऊं। सामने वाले व्यक्ति को या मैंने अपने आप को मिसअंडरस्टैंड किया तो मेरा इमोशनल इम्बैलेंस हुआ। मुझे अंडरस्टैंड करना है पहले खुद को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी कमियों को, और एक्सेप्ट करना है, तो मैं इमोशनली स्टेबल रहूंगी। कोई कहेगा कि सुगंधा तो ऐसी है, वो तो कभी बदल ही नहीं सकती है, वो उसमें ये बुराई है, ये कमी है, किसी ने कुछ बोल दिया, हो गया मुझे फील होने के बाद क्या होता है, कभी कभी रोना भी आता है। कभी कभी इतना फील होता है कि उसी बारे में सोचते, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला। अब उन्होंने आपके बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए, ये जरूरी है, तभी आप ठीक रहेंगे। लोग आपकी महिमा करते रहेंगे तभी आप ठीक रहेंगे या शांत रहेंगे? नहीं, लोग आपकी महिमा भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे, वो उनका चॉइस है, लेकिन उनकी ग्लानि को मैं कैसे लेती हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जानती हूँ, इसलिए उनकी ग्लानि को मैं सही समझती हूँ और फिर मुझे फील होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहो या इमोशनल मैच्योरिटी कहो, वो है कि अपने आप को अच्छी तरह से जानकर अपने पर विश्वास रखना। लोग जो मेरे बारे में कहते हैं वो हो सकता है सही हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मैं जो मेरे बारे में जानती हूँ वो सही है। तो उसमें इमोशनल मैच्योरिटी हमारी बढ़ती है। मैच्योरिटी का, इमोशनल मैच्योरिटी का रिलेशन है अंडरस्टैंडिंग के साथ। मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ इमोशनल इम्बैलेंस है, अंडरस्टैंडिंग के साथ बैलेंस है। इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते हो, करो, इमोशंस को एक्सप्रेस करो। जब आपको हंसना होता है आप हंसो, जब आपको रोना आता है आप रो, किसी भी इमोशंस को दबाओ नहीं। और कुछ इमोशंस है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको एटलीस्ट आप अंदर ही अंदर समझो, अंडरस्टैंड करो। तो ये सारे सब्जेक्ट जो भी शब्द हम बोल रहे हैं ना, उसका एक अलग अलग टॉपिक हो सकता है। शुरू में ज्ञान में आए तब हमें पता नहीं था कि हम पूरी तरह से समर्पित होने का सोचेंगे, या अब जब हम धीरे धीरे रहने लगे, समर्पित होने का पूरा माइंडसेट हो गया, क्योंकि हम सब कुछ हमें पता चल गया कि हमारे सेंटर पे जो कुछ धारणाएं होती हैं, नियम्स हैं, वो इजी है मेरे लिए, बहुत टफ नहीं है और मैं उसको कर सकती हूँ और मेरे लिए ठीक है। तो जब मैं उस पर डिसीजन ले चुकी, लेकिन कुछ चीजें जब अंदर से आती है कि अरे हमारी कोई एक पॉइंट है जो यहाँ हमने कभी बताया नहीं, तो वो फिर अंदर से कहीं कहीं लगता है, उसके लिए हम क्या करें? जिनके कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स है जो केवल हमें पता है और बाबा को पता है ना? तो ये बातें हमारे और बाबा के बीच की है, ये बाबा और मेरे बीच की बात है। बाबा और मैं दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे अंडरग्राउंड, लेकिन जो ऊपर से है, मेरी सारी बातें सबको पता है, लेकिन ये एक चीज केवल मुझे पता है और बाबा को पता है, जो मेरी कमी भी हो सकती है और बहुत बड़ी कमी हो सकती है। तो उसमें संध्या जी केवल आप अकेले नहीं हो, हम सभी हैं, भाई या बहन। आपकी कोई एक हो सकती है, हमारी कोई दूसरी हो सकती है, और हम अंडरग्राउंड में उस पर काम कर रहे, मैं और बाबा। तीसरे किसी को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अब हम काम कर रहे हैं, अब यहाँ पर मुझे धीरज और शांति बनाए रखनी पड़ेगी। मेरी कैपेसिटी, मेरा कार्मिक अकाउंट, मेरे पास्ट बर्थ की जो पेंडिंग है, उसके अनुसार मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है इसको ठीक करने के लिए, या मैं कम टाइम में ठीक कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, आप अपना समय लीजिए। बाबा ने आपको इस कमी के साथ एक्सेप्ट किया है, इसलिए इस कमी के लिए खुद को दोषी ना समझे। अगर बाबा ने मुझे एक्सेप्ट किया है तो मैं 99% बाबा के काबिल हूं
और जो 1% है उस पर बाबा और मैं मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए उसके लिए मुझे किसी और को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। बाबा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो और मैं उस पर काम कर रहे हैं। जब ठीक होगा तब ठीक होगा, जब तक नहीं होगा कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं करनी है। जो 99% मेरी अच्छाई है उस पर काम करो, वो अपने आप हैंडल होती जाएगी। और उसके लिए गिल्टी फील नहीं करो। सबसे बार बार मैं कह रही हूँ, गिल्टी फील नहीं करना है। होती है गलती, सबसे होती है, मुझसे भी हुई है। मैं अपने आप को माफ कर सकूं, बाबा तो करता ही है, मैं खुद को माफ कर सकूं। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद ये क्लियर है कि हमने कभी पिछले जन्म में ही किया होगा कुछ ऐसा, इसलिए इस जन्म में कार्मिक अकाउंट है। लेकिन अभी वो खत्म हो रहा है, ये कैसे पता चले? क्योंकि कई बार मुझे महसूस तो होता है, जैसे हमने योग का दान दिया, मैंने कई बार जिनसे कार्मिक अकाउंट मुझे ज्यादा लगा, तो मैंने मधुबन में रह के भी योग का दान दिया और मुझे उसमें बहुत अंतर लगा। कई को तो एक अकाउंट को तो 10 साल लग गए पूरे, लेकिन वो अकाउंट खत्म भी हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। बट कहीं कहीं वो अकाउंट रिवर्स होता है, मतलब वो हिसाब किताब रिवर्स होता है। तो वो मतलब कैसे खत्म होगा? वो छोटा मोटा इधर को गड़बड़ी निकल आती है, जैसे क्लियर हो गया अकाउंट, लेकिन वो छोटा मोटा गड़बड़ी हो जाती है, निकल आती है। तो वो कैसे खत्म है कि मेरा किसी के साथ जो कार्मिक अकाउंट है वो खत्म हो चुका है, उसकी पहली निशानी है योग के टाइम पर मुझे उनकी याद नहीं आएगी। इनफैक्ट मुझे उनकी याद कभी भी नहीं आएगी। ये है उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट पूरा हुआ, उसकी निशानी। परंतु वो कार्मिक अकाउंट पूरा कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कार्मिक अकाउंट वो पूरा करे या न करे, मुझे अपनी तरफ से पूरा कर लेना है। ये है आसान तरीका। अब मैं अपनी तरफ से कैसे पूरा कर लूंगी? आप जिस व्यक्ति के साथ 24 घंटा रहते हो उसके साथ आपका डांडिया चलता रहता है। अगर ऐसा है तो मुझे उस व्यक्ति के लिए यस बॉस बनना है। यस बॉस, यस, जो आप कहते, अपने माइंड को इतना सरल बनाओ कि जो वो व्यक्ति कहे ऐसे उठो उठे, बैठो बैठ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। अगर सीनियर है तो आपको कोई कार्मिक अकाउंट फेस नहीं करना है, अपने दिमाग को नहीं चलाना है। क्योंकि आप अगर यस बॉस करके चलेंगे ना तो उसमें आपकी भलाई ही समाई हुई है। कई बार हम इसलिए यस बॉस नहीं बनते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं कि वो सही नहीं है, वो गलत है। अगर वो गलत है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। आपने तो यस बॉस किया, इसका मतलब हमारा दिमाग नहीं चलाना, ऐसे नहीं है। अगर सीनियर है उसके साथ मुझे अपना हिसाब किताब क्लियर करना, यस बॉस, मुझे ज्यादा सोचना नहीं। अगर समान व्यक्ति है मेरे साथ तो उसके साथ बहुत प्यार से रहना है। और कैसे प्यार से रहना है? प्यार से वो नहीं रहेगा, आपको रहना है। कैसे रहना है? जब भी उसको किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता है उसके साथ खड़े रहना है, लेकिन उसके बाद उसके लाइफ में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे कि मेरी लाइफ में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। जब भी उसको किसी भी तरह की छोटी या बड़ी मदद की जरूरत है, बीमार है, मैं उसके साथ खड़ी रहूं। हिसाब किताब क्लियर, कंप्लीट, वो व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई मेरे साथ हिसाब किताब पूरा करे न करे, मुझे उनके साथ अपना हिसाब किताब क्लियर करना है, पूरा करना है। मुझे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। तो दादी के 2 शब्द हमने फिर से याद करने हैं। कौन से 2 शब्द दादी जानकी के? टक्कर और चक्कर। किसी के साथ टक्कर में नहीं आना है। जहां पर लगे टक्कर हो रहा है आप हथियार डाल दो। ओके, आप सही, मैं गलत, आई एम सॉरी, ये शब्द अपने साथ रखो। आई एम सॉरी, मैं गलत हूं, मैं ठीक करूंगी, मैं आगे के लिए ध्यान रखूंगी। इन शब्दों को रट लो। टक्कर में जाना ही नहीं, अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं। अच्छा, मैं गलत हूं ना, आपके हिसाब से मैं गलत हूं, ओके, मैं मानती हूं मैं गलत हूं, मैं आगे के लिए ठीक करूंगी। मतलब ये जो एक देखो, आपने अभी ओलंपिक खेल चल रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे न्यूज़, है ना। एक होता है डिफेंसिव खेलना और दूसरा है अटैकिंग खेलना। 2 ही पैतरे होते हैं खेल में, एक है अटैकिंग
और एक है डिफेंसिव। डिफेंसिव माना खुद को बचाना और अटैकिंग माना लड़ाई करना। तो हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें केवल खुद को बचाना है। लड़ने का काम आप कर लो हमें नहीं करना है। तो इस तरह से हमें हिसाब किताब पूरा करना है। अभी टाइम नहीं है हिसाब किताब बढ़ाने का, बहुत कम टाइम रह गया है। इसलिए मुझे सरेंडर कर देना, हथियार डाल देना है। मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है जिससे मैं लड़ूंगी आपसे। तो हिसाब किताब कंप्लीट। निशानी क्या है? योग में मुझे उनकी याद नहीं आनी चाहिए, बस यही निशानी। मैं गलत हूं ऐसा नहीं, लेकिन आप सही हो, ओके, मान लेते आपकी बात। माना बहस का कोई ओपन एंड छोड़ना ही नहीं, बहस को आगे बढ़ाना ही नहीं, सीधा उसको खत्म करना है। इसी को बाबा फुल स्टॉप लगाना कहते हैं। वो प्रैक्टिस हमें करनी है किसी भी बात। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ गॉसिप में जाते हैं, गॉसिप माना समझ में आया? लीस्ट इंफॉर्मेशन। मुझे जरूरत नहीं है, जिस इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत नहीं है, जिस इंफॉर्मेशन से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता है, वो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए नहीं। गॉसिप एक तो दो बहनों में होती है, गॉसिप एक तो हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है, सेंटर्स में क्या हो रहा है। गॉसिप से दूर रहो, अपने आप को आदत डालो, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कुमारियों को क्या करना चाहिए अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए, या सेंटर पे रहना चाहती हैं जब उनके बंधन अगर नहीं टूट पा रहे हैं, तो किस तरीके से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं कि वो जितनी जल्दी हो सके उतना बंधन खत्म करके सेंटर पर आए? कुमारियों को लगता है कि हम सेंटर पर जाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ ज्यादा होगा और सेवा भी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आप समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस समय ये है, मैं जिस जगह पे हूं वही जगह इस समय मेरे लिए सही है। जब इसलिए मुझे इसी जगह पर पुरुषार्थ करना है और इसी जगह पर सेवा करनी है। मैं सबसे ज्यादा बिलीव करती हूँ चैरिटी बिगिंस एट होम। जितना आप अपने लौकिक परिवार की सेवा कर सकते हो, चाहे वो ज्ञान में चले या नहीं चले, वो इस समय आपके लिए सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा है खुद को ठीक रखो, दूसरी सेवा है अपने लौकिक परिवार के हर एक आत्मा को ये एहसास हो कि इसके हमारे साथ होने से हम सेफ हैं। आपका लौकिक परिवार आपको उस नजर से देखने लगे तो जिस जगह पर हो उसी जगह पर आपका पुरुषार्थ अच्छा होगा और सेवा भी वही है जो आपके आसपास के लोग हैं। आपको लगेगा सेंटर पर जाकर हमारा ज्यादा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके लिए इस समय यही जगह सही है। अच्छा, वो भी टाइम आएगा अगर आपका संकल्प है तो अपने आप आपके रास्ते खुल जाएंगे, तो आपको आपके परिवार वाले ही भेजेंगे। इसलिए ये मत सोचो कि मैं सेंटर पर जाऊं और बंधन तोड़ूं, नहीं, वो बंधन नहीं है, वो आपके लौकिक संबंध है और संबंधों को निभाना ही राजयोग है। तो आपके परिवार के हर एक सदस्य की आपको सेवा करनी है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे आप खाना अच्छा बनाते हो, खाना अच्छा बना के खिलाओ, चाहे आपकी बातें अच्छी होती हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा है। लौकिक परिवार को भासना दो, वो इम्पोर्टेंट है कुमारियों को। हाँ, सेंटर में जब टाइम मिले 2 घंटा 3 घंटा सेवा करके आ जाओ। अगर आपके घर में बंधन है तो उस बंधन को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट योर सिचुएशन। ये समय नहीं है सिचुएशन को चेंज करके कुछ सही करने जाओगे, वो सही नहीं होता। जहां हो जैसे हो उसी में करना है, और अगर कम होता है तो कम को ही एक्सेप्ट करना है, ज्यादा की इच्छा नहीं रखनी। सभी बहनें बहुत खुश हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास लगा। हमारी स्नेही बहन कल्पना बहन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज जैसे आपने ये इनविटेशन एक्सेप्ट करके इतना सुंदर क्लास कराया, ऐसे आगे भी आप जरूर हाँ कहेंगे, यही शुभ आशा है। थैंक यू। ओम शांति। जो आंधियों से लड़ता है, तू
दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है, दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है। तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है, ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हमेशा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए।